जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की, और इन्वायरमेंटल साइंस में ये है आपका सुपर फास्ट रिवीजन इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट वन लाइनर का। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RO की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और आपको अगर इन्वायरमेंट का रिवीजन करना है या केवल उतना इन्वायरमेंट पढ़ना है कि पेपर में आ जाए, तो इसको पूरा देख लीजिए इस सीरीज को। यहाँ से आपको इन्वायरमेंट के सारे सवाल मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर मैं और ले चुका हूँ इसका, आज ये दूसरा है। देखिए पॉइंट है नेकनामपुर झील पर बनाए गए फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का उद्घाटन 2 फरवरी 2018 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर किया गया। 3000 वर्ग फीट में फैला यह फ्लोटिंग वेटलैंड ध्रुवंश हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गंगा रेड्डी जिला प्रशासन तथा अन्य संगठनों का संयुक्त प्रयास है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग वेटलैंड के रूप में इसको चिन्हित किया है। फ्लोटिंग वेटलैंड है मतलब तैरता हुआ आर्द्रभूमि। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? हीकल ने किया। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया। अगला पॉइंट, फ्रेडरिक क्लीमेंट ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान माना। समुदाय विज्ञान के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन इकाई होती है। नीशे सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तनों की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। इकोटोन ध्यान रखना, दो समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब में जो है जलीय परितंत्र है और यहाँ पर जस्ट जमीन है, तो ये जो बीच का इलाका होगा जिसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जमीन आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग इकोटोन। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व तथा अजैविक तत्व का प्रतिफल है, हम लोग पढ़ करके आए हैं। जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिक प्रकृति का प्रदर्शन करता है। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की संकल्पना द्वारा जातियों के उद्भव की क्रियाविधि, नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पेपर में पूछा जाएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक चयन की संकल्पना के अनुसार जीव संख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव का आधार होती हैं। चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होती है, जिस कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहती है। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? A.G. टॉन्सले ने किया। ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं A.G. टॉन्सले, ठीक है। और ऊपर हमने क्या देखा कि पारिस्थितिकी शब्द का, दोनों में अंतर है। देखो, ये था पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हीकल, ठीक है ना, और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टॉन्सले, दोनों में अंतर है। पारिस्थितिकी तंत्र एक गतिक इकाई है जिसकी संरचना बायोम या निवास क्षेत्र अथवा भौतिक पर्यावरण से मिलकर के होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहा जाता है, विशेष प्रकार के जीवों का समूह। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है। इसी से पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा चुका हूँ, हमने इनको पढ़ा है, हमने इसको जाना है कि आखिरकार किस तरीके से जो है ऊर्जा प्रवाह होता है। हमने जैव ऊर्जा जो पिरामिड है उनको पढ़ा है, जैव ऊर्जा पिरामिड, जैव भार पिरामिड, सबको हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इकोक्लाइन उस प्रवणता का सूचक है जिसके सारे जैविक समुदाय, खासकर पादप समुदाय तथा भौतिक दशाओं में परिवर्तन होता है।
यह पीएच भिन्नता, लवणता भिन्नता, जल घनत्व भिन्नता तथा रासायनिक भिन्नता जैसे लक्षणों से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, समस्त स्वपोषित पादप एवं शैवाल प्राथमिक उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत परजीवी, कवक तथा जीवाणुओं के कारण होती है, फंगी और बैक्टीरिया के कारण होती है, ध्यान रखना। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्लोरोफिल युक्त पौधे होते हैं जैसे शैवाल, घास और पेड़। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का उपचयन होता है, ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा तथा ऑक्सीजन का उपचयन होगा। पौधे का प्रमुख कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है। इसी कारण हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन्हें कहते हैं। वियोजक या अपघटन को प्रकृति के सफाई कर्मी स्कैवेंजर कहा जाता है। जितने भी अपघटक होते हैं, ठीक है, जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, उन सबको बोलते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी। अधिक तापमान तथा आर्द्र जलवायु वाली स्थितियों में अपघटन बहुत तेजी से होता है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा तेजी से सड़ती है, यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। पादप में लिग्निन, काइटिन की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दर में कमी आती है। यानी पेड़ पौधे देरी से सड़ते हैं और मांस जल्दी सड़ता है, ये पॉइंट है। अपरत जिसमें नाइट्रोजन की प्रचुरता तथा लिग्निन की मात्रा कम होती है, वह अपेक्षाकृत तेजी से विघटित होता है। विश्व का विशालतम तथा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र या महासागर है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जैवमंडल का एक भौगोलिक क्षेत्र, जैवमंडल के एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तत्वों का एक साथ सम्मिलित करके एक बड़ी यूनिट का सृजन करते हैं, ठीक है। जैवमंडल क्या है? बेसिकली एक बड़ी पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में क्लोरोफिल या पर्णहरित काम करता है। पत्तियों की क्लोरोप्लास्ट में क्या मिलता है? मैग्नीशियम मिलता है, ध्यान रखना। और जैसे आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और लाल रोशनी में अधिक तेजी से होती है। ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, ध्यान रखना। ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अगला पॉइंट, बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, ध्यान रखना। ये सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज प्रकाश संश्लेषण होगा, किस में सबसे कम होगा। अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र पर्णहरित होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, ध्यान रखना। पौधों में क्लोरोफिल प्राय पत्तियों में ही पाया जाता है, इसीलिए पत्ते को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। शैवाल और हाइड्रला जो प्राय पानी में पाए जाते हैं, इनमें पूर्ण काया ही प्रकाश संश्लेषी होती है, यानी इनकी पूरी बॉडी ही प्रकाश संश्लेषी होती है। जैसे एक पेड़ में तो पत्तियां काम कर रही हैं, वो काम हाइड्रा या शैवाल में पूरी बॉडी करती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका के क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की निम्न तीव्रता पर बढ़ती है, जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है वह घटती है। किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर को उत्पादकता कहते हैं, जबकि किसी भी क्षेत्र इकाई के समय विशेष में सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। बायोमास को सूखे भार के रूप में मापा जाता है। अगला पॉइंट देखो, पूर्ण रेगिस्तानों, नग्न शैल वाले भागों एवं हिम आच्छादित भागों में न्यूनतम नेट प्राथमिक उत्पादकता दर्ज की जाती है, यानी यहाँ पे सबसे कम उत्पादकता होती है। रेगिस्तानों में, खुले हुए जो हमारे जो पहाड़ है वहाँ पर, और जो बर्फ वाली जगह है वहाँ पर। अगला पॉइंट देखिए, ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा सकल प्राथमिक उत्पादकता अधिक होती है, यानी गर्मी में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है प्राथमिक उत्पादकों का, और सर्दी में कम होता है, क्योंकि सर्दियों में सारी चीज़ें जो है थोड़ा स्लो हो जाती हैं, मतलब आप समझ सकते हो। अगला पॉइंट देखो, उष्ण शुष्क मरुस्थलीय भागों में जल सीमाकारी कारक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश तथा तापमान सीमाकारी कारक होता है। मरुस्थलों में जल और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश। 10% का नियम
जीव वैज्ञानिक लिंडमान ने दिया था, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिंडमान का 10% ऊर्जा नियम, मैंने बहुत अच्छे से ये इसको एक्सप्लेन किया है जब हमने पढ़ा था जीव ऊर्जा पिरामिड उस टॉपिक में। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला हमेशा वनस्पतियों से शुरू होती है, उत्पादकों से शुरू होती है, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है। आहार श्रृंखला में क्रमिक पोषण स्तरों में जातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्रदायता की कमी होती जाती है और इससे पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए पौधे को ट्रांसड्यूसर या परिवर्तक कहा जाता है, कन्वर्टर कहा जाता है। शाकाहारी जीवों को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शीर्ष उपभोक्ताओं को सबसे कम। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, इनको भी हम पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। NO2 तथा O2 तथा पैरा ऑक्सीटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक धूम का सृजन होता है। बायोमास के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकता का बोध होता है। उत्पादक का घटता क्रम देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव में, उसके बाद घास के मैदान में, फिर झील में और सबसे कम सागर में। ध्यान रखना ये उत्पादकता का घटता क्रम है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, PCS में भी और RO में भी। हरे पौधे दिन के समय CO2 के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना, दिन के समय की बात हो रही, रात के समय की नहीं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। चतुर्थ पोषण स्तर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानव होता है। जैव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण जैव मंडल को सबसे बड़ा जैव तंत्र माना जाता है। जैव मंडल एक खुले तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बाहिर्गमन होता रहता है। भूपटल एवं मंडल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। कोर पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है एवं इसे बोरी स्फीयर कहा जाता है। ध्यान रखना। भूपटल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ सामान्यतः 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी चट्टान का सृजन हुआ है। आग्नेय चट्टान आधारभूत चट्टानें हैं जिनसे परतदार तथा रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, इसको भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। आग्नेय चट्टानों में जीव अवशेषों का अभाव होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। भूपटल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है तथा शेष 25% आग्नेय तथा रूपांतरित। यानी धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें मिलती है? अवसादी। ध्यान रखना। भूपटल के निर्माण में 95% योगदान आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का है, जबकि अवसादी चट्टानों का भूपटल के निर्माण में मात्र 5% है। यानी हमारी धरती जो है वो बेसिकली आग्नेय चट्टानों से ही बनी है, लेकिन धरती का सबसे ज़्यादा हिस्सा किससे घिरा हुआ है? अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और ये गिरावट होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर धरती पर वापस आ जाती हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में धरती पर पहुंचते हैं। समताप रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। और लास्ट पॉइंट, किसी स्थान से औसत तापमान एवं उस अक्षांश से औसत तापमान के अंतर को तापमान विसंगति कहा जाता है, थर्मल एनोमली कहा जाता है। ध्यान रखना। ये हुआ आज का वीडियो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। अगले टॉपिक में हम इसके आगे के फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।